नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काजमी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी आज ज्वाइन किया है सीनियर जर्नलिस्ट एजाज सैयद साहब ने। बहुत शुक्रिया एजाज कि आज आप आए हैं। थैंक यू सो मच। आपका शुक्रिया आरजू। और आज हम आपसे जरा समझने की कोशिश करेंगे। वैसे तो एजाज को सभी लोग जानते हैं और इनकी जबरदस्त किस्म की जो रिपोर्टिंग होती है उससे भी सभी लोगों की वाकफियत है। और लेकिन मैं साथ साथ ये भी बताती चलूं कि एजाज ने अभी रिसेंटली एक बड़ा जबरदस्त किस्म का इनका यूट्यूब चैनल भी लॉन्च किया है और टॉक टॉक उसका नाम है। आप लोग जरूर वहां जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और उनकी वीडियोस देखिए। आपको बहुत सारी नई न्यूज और ऐसी न्यूज जो कहीं नहीं मिलेंगी वो एजाज के चैनल पे मिलेंगी। तो एजाज, सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या चल रहा है और इमरान खान साहब के जो स्टेटमेंट्स आ रही हैं डिफरेंट किस्म की, माफी वो नहीं मांग रहे और तरह तरह की बात वो कर रहे हैं, कभी अदालत पे और कभी फौज पे। क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? 22 को क्या होने जा रहा है इमरान खान के लिए? जो कहा गया है कि फैसला आएगा 22 को, क्या हो रहा है? आरजू, कोर्ट ने तो कह दिया कि अब चार्ज फ्रेम होगा इमरान खान के ऊपर। लेकिन एट द सेम टाइम आपने देखा कि इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में एक एहतजाज का सिलसिला वो भी शुरू किया है। वो अनअनाउंस्ड एक प्रेशर डालना चाह रहे हैं अदालत के ऊपर। और आप जरा अदालत की तरफ देखिए कि 13 अगस्त को इमरान खान साहब ने ये खिताब किया और 13-14 तारीख को 13 अगस्त के बाद 14 तारीख को इस्लामाबाद पुलिस ने एक टेररिज्म का केस रजिस्टर किया। आईजी इस्लामाबाद के को जो धमकाया, डीआईजी को जो धमकाया और फिर एडिशनल सेशन जज को धमकाया। तो इस तनाजर में वो मुकदमा दर्ज हो गया और उसके बाद अदलिया ने एक नोटिस लिया। नोटिस जो लिया, आज खुद नोटिस लिया इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, वो ये कहा कि कुछ जजेस इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला किया कि ये तौहीन अदालत है और उसके ऊपर हम नोटिस लेते हैं। किसी एक जज ने उसको ऑन नहीं किया। ये बड़ी हैरान कुन बात थी। ये इस बात का पैगाम थी कि अदलिया भी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का जो टैक्टिक है कि जिसको वो डिक्लेयर करते हैं कि ये डीमन है, तो उसके खिलाफ एक सोशल मीडिया कैंपेन शुरू हो जाती है। तो अदलिया के अंदर भी इस तरह के लोग मौजूद हैं जो सोशल मीडिया कैंपेन है उससे मुतासर होते हैं। और आपको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के मोअज़्ज़िज़ चीफ जस्टिस जनाब अतर मिनल्ला, वो माजी में उनके खिलाफ भी एक पूरी ट्रेंड चलाई गई, उनके खिलाफ भी एक कैंपेन चलाई गई और जाहिर है इससे जजेस मुतासर होते हैं। तो उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि एक लार्जर बेंच बन गया जिसमें चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला आए। फिर इमरान खान साहब ने पहला अपना बयान जमा करवाया जिसमें माफी नहीं मांगी गई अदालत ने, बल्कि उल्टा तौहीन की गई। ठीक है। फिर अदालत ने एक और मौका दे दिया, दूसरा मौका दिया इमरान खान साहब को, और दूसरे मौके पे भी उन्हें जवाब जमा कराने का कहा गया, तो उसमें भी माफी मौजूद नहीं थी। और इसके बाद जब जजेस के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब तो 22 तारीख को हम चार्ज फ्रेम करेंगे। अब देखना यह है कि अदलिया ने कानून और आइन के मुताबिक बिल्कुल एक फैसला लिया है और ये जो फैसला है वो इमरान खान साहब की जो जो पॉपुलैरिटी है और पब्लिक पॉपुलैरिटी वेव जो है उससे मुतसादम है। यानी कि कानून और आइन के असूलों पर रखें तो बिल्कुल दुरुस्त है और अदलिया को कानून और आइन के असूलों को ही मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन इमरान खान साहब की जो पॉपुलैरिटी की वेव है, जिसे इमरान खान समझते हैं कि वो इस वेव के ऊपर बैठ के आइन से मावरा भी हो सकते हैं, कानून से मावरा भी हो सकते हैं और जिसकी चाहे जब चाहे तजलील कर सकते हैं, तो उसके खिलाफ ये फैसला लिया है, कानून और आइन के मुताबिक ये फैसला लिया है। अब वो कहते हैं ना अंग्रेजी में, देयर इज ऑलवेज ए स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। तो मुझे सिर्फ ये डर है कि ये कप एंड द लिप के दरमियान कोई स्लिप ना हो जाए, और इस बात का कभी चांस है। इमरान खान साहब भी रिव्यू कर सकते हैं जो उनका अब तक का एटीट्यूड है, और पॉसिबल है कि इमरान खान साहब, आपको पता है यू टर्न लेना तो उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का हिस्सा है, तो पॉसिबल है कि अब के जब वो देखें कि चार्ज फ्रेम हो रहा है और वो यू टर्न ले लें।
और इसके बाद भी अदलिया के पास इस बात की ऑप्शन बिल्कुल बहरहाल मौजूद होगी कि इमरान खान साहब के खिलाफ वो कार्रवाई करें। इमरान खान साहब ने अमली तौर पे ये पहली दफा अदलिया की तौहीन नहीं की। ये माजी में सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे, आपको याद हो जस्टिस इफ्तिखार चौधरी, वो चीफ जस्टिस थे, उन्होंने इनके खिलाफ तौहीन अदालत का केस किया था और फिर बाद में इनको छोड़ दिया और उसमें भी इन्होंने माफी नहीं मांगी थी। फिर इस तरह इन्होंने जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है माजी में फखरुद्दीन जी इब्राहिम, और उनसे पहले भी इन्होंने तौहीन अदालत की थी, यानी कि तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की थी। उसमें भी इनकी जो है पूछगिछ हुई थी और उस पर एक दफा इन्होंने जरूर माफी मांगी थी। और आपको पता है कि हमारे यहाँ अब एक पॉपुलैरिटी का वेव है, उसी वेव पे इमरान खान साहब बैठे हैं। तो मैंने काफी लंबी बात कर दी है, अब मेरे ख्याल में कोई सवाल जवाब कर लेते हैं। नहीं नहीं, कोई कोई इशू नहीं, जाहिर है हम यही कुछ आपसे सुनना चाह रहे हैं, यही समझना चाह रहे हैं। लेकिन साथ साथ इन्होंने एक और बात भी की थी एजाज के, अभी ये आर्मी चीफ के जो अपॉइंटमेंट है उसको लेकर भी इमरान खान साहब के कई स्टेटमेंट आए थे। तो आपके ख्याल से इस पे बस एक हल्का सा एक रिएक्शन आया आईएसपीआर की तरफ से, उससे ज्यादा नहीं, वरना कोई जर्नलिस्ट या कोई एक्टिविस्ट या कोई और अगर कुछ बात करे तो आप तो जानते हैं उनके साथ क्या कुछ नहीं हो जाता। तो फिर इनको इतनी ढील क्यों दी जा रही है? मैं ये जाती तौर पे समझता हूँ कि इमरान खान साहब वो जिस तरह के मैंने कहा ना कि पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार हैं, और उसी पॉपुलैरिटी के घोड़े पे सवार होके इन्होंने आर्मी चीफ की जो तकर्री है उसके अमल को, उसके प्रोसेस को डैमेज करने की कोशिश की है। और सच्ची बात यह है कि इन्होंने नाम लिए बगैर कुछ इशारे कर दिए हैं और बता दिया इन्होंने कि कोई बंदे हैं जो इनको नापसंद है और कोई बंदे हैं जो इनको पसंद है। ये उन्होंने कर दिया है। और ये उन्होंने उन तमाम सीनियर जो जनरल्स हैं जो कि सीनियरिटी की लिस्ट में मौजूद हैं, उसमें जनरल आसिम मुनीर हैं, जनरल शमशाद साहिर हैं, जनरल अजहर अब्बास हैं, जनरल आमिर हैं, जनरल अदनान हैं, और एंड पे जनरल फैज का नाम भी है। तो इनमें इन सब के साथ उन्होंने बड़ी ज्यादती की है। जनरल फैज के साथ ज्यादती तो वो पहले ही कर चुके हैं, और जनरल फैज तो उन्होंने कंट्रोवर्शियल बनाने का कोई जिसे कहते हैं ना मौका हाथ से जाने नहीं दिया। और मैं बड़े अदब से कहूंगा कि इसमें जनरल साहब का भी कोई जाती किरदार भी है। लेकिन अब तो जो होना था वो हो गया है। लेकिन अब बाकी लोगों को भी ये मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं, जो कि आर्मी की एज एन इंस्टीट्यूशन आर्मी के लिए ठीक नहीं होगा, जो पाकिस्तान के लिए ऑफ कोर्स नहीं ठीक होगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि अपने सियासी मुफादात के लिए ये ऐसा कर रहे हैं, और जो कि बड़ा गलत है। और अगेन इनकी जो आइडियोलॉजी है, इनकी आइडियोलॉजी क्या है? इनकी आइडियोलॉजी ये है कि फौज सियासत में रहे, ये फौज को सियासी तौर पर इस्तेमाल करें, लेकिन फौज सियासत से दूर ना रहे। ये बड़ी खतरनाक सोच है, ये बहुत खतरनाक सोच है। लेकिन फौज तो खुद भी सियासत से दूर रहना नहीं चाहती हमेशा से, तो हमने यही देखा है कि हमेशा रोल रहा है फौज का सियासत में। तो आप इसमें कैसे कह सकते हैं कि नहीं है? इसमें कोई शक नहीं है। जो आपने कहा कि फौज का सियासत में रोल रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं है। और इस रोल के ऊपर मैं, आप और हम सब लोग बड़ा एहतजाज करते रहे, बड़ा पॉइंट आउट करते रहे कि ये इलेक्शन से कबल प्री इलेक्शन इंजीनियरिंग जो होती थी, फिर इलेक्शन के दौरान जिस तरह आरटीएस बंद हो जाता था, या खाली सियासत में नहीं बल्कि अदालत में भी इनका रोल रहा है। खाली अदालत और सियासत में नहीं, सहाफत में भी इनका रोल रहा है। ठीक है। और फिर जगह तो ले जहां पर इनका रोल नहीं रहा, बिजनेस में इनका रोल नहीं रहा या है, बिल्कुल है। देखिए, हम जो इनके आइन और कानून से मावरा जो इकदाम है उनके ऊपर तनकीद करते हैं। लेकिन देखिए इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं। अभी फौज ने किसी भी वजह से, अपनी क्रेडिबिलिटी की वजह से, अपनी साख की वजह से कहा कि हम न्यूट्रल हैं। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं? इमरान खान साहब कहते हैं न्यूट्रल तो जानवर होता है, आप मेरा साथ दीजिए क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते पर हूं, बाकी सारे बुराई के रास्ते पे हैं। तो इमरान खान साहब तो फौज को सियासत में फर्दर घसीट रहे हैं, यानी कि फौज चाह भी रही है कि वो बदनाम ना हो। जिस तरह चौक चौराहे पर
फौज का और फौज के अफसरों का नाम लिया जा रहा था। फौज को इस बात का शायद एहसास हुआ और मेरी इत्तला के मुताबिक मार्च 2021 में ये एहसास हो गया था। उसके बाद बतदरीज ये अमल शुरू हुआ कि फौज सियासत से परे जाए और फौज का वो जो जो इमेज है एज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन वर्किंग सबसर्विएंट टू दी सिटिंग गवर्नमेंट, वो बरकरार हो और वो सियासत में ना हो। वो फौज चाहती थी कि वो ऐसा ही हो, लेकिन इमरान खान साहब बार बार धक्का दे रहे हैं कि नहीं जी आप सियासत में आए। तो इमरान खान साहब की ये जो सोच है ना कि फौज ने अनाउंस कर दिया अब कि सियासत में हम नहीं हिस्सा लेंगे, इस बात पे तो मुझे और आपको और इमरान खान को और बाकी सियासी जमातों को पहरा देना चाहिए कि वो सियासत में हिस्सा ना लें। वो पहरा नहीं दे रहे इस बात का, वो ये कह रहे हैं कि नहीं आप सियासत में आए, आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मैं पावर में आऊं और फिर मैं जिसको कहूं कि आप लटा दें और आप लटा दें। ये इमरान खान साहब की ये सोच। लेकिन मुझे तो खैर फौज कभी भी बाहर जाती हुई नजर नहीं आई, क्योंकि हमेशा से रोल रहा है और अभी भी ऐसा ही लगता है कि है, और अभी जो गवर्नमेंट है वो भी फौज की ही लाई हुई है, ऐसा मुझे लगता है। मगर आपने तो देखा है एजाज, आप तो गए थे इस्लामाबाद प्रेस क्लब में, जो पुराने हमारे जनरल्स और पुराने जो आर्मी के लोग थे उनके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और वो किस तरह से आपसे बात कर रहे थे। तो आपको नहीं लगता कि ये लोग अभी भी एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो इमरान खान को सपोर्ट कर रहा है? देखिए, वेटरन्स का एक बड़ा ग्रुप बिल्कुल है। ज़ाहिर है फौज के अंदर इंसान पाए जाते हैं, वो सोचते हैं समझते हैं, उनकी एफिलिएशन हो सकती है किसी के साथ, लेकिन फौज के अंदर जो सर्विंग लोग होते हैं वो अपनी एफिलिएशन का इजहार नहीं करते। ये रवायत है और ये रवायत उनकी डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है और उसके हवाले से काफी हद तक उसके ऊपर अमल दरामद है। लेकिन जो वेटरन्स हैं, उन्होंने, वेटरन्स सारे नहीं बल्कि वेटरन्स के अंदर एक ग्रुप है जो कि पीटीआई से एफिलिएटेड ग्रुप है। जनरल अली कुली खान उसको हेड कर रहे हैं और बाकी कुछ और लोग हैं जो उसमें शामिल हैं। तो उन्होंने आके कोशिश की कि वो ये एक मैसेज दें कि जिस तरह पूरी फौज या पूरे वेटरन्स जो हैं वो इमरान खान के साथ है। ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझता कि ऐसा है। मेरे ख्याल में फौज के अंदर हर सोच के लोग मौजूद है, लेकिन जो डिसिप्लिन्ड आर्मी है, जो सर्विंग आर्मी है, उसके अंदर इस बात का एहसास काफी हद तक मौजूद है, क्यादत की हद तक भी और सीनियर लेवल के ऊपर भी, कि अगर फौज के अंदर पार्टीबाजी शुरू हो गई तो ये बड़ा नुकसानदेह अमल होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन इस बीच में जो है बहुत से ऐसे नाम भी हमने सामने देखे जिन्होंने करप्शन की है, जिसमें आर्मी के लोगों के नाम भी थे, आसिम सलीम बाजवा वगैरह। वो इस वक्त कहाँ है? उनसे कुछ पूछा गछा नहीं जा रहा। उनसे बीच में हुआ तब इमरान खान साहब ने सब गोल कर दिया था कि पैसा उनके पास कहाँ से आया, फ्रेंचाइज जो उन्होंने पिज्जा फ्रेंचाइज बनाई है। इस वक्त आपको पता है कि वो कहाँ है और किस तरह से उनके केस कोई चल रहा है उनका या नहीं? देखिए, ये केस तो चलाना था वक्त की हुकूमत ने, ये केस चलाना था इमरान खान साहब ने, मगर उन्होंने नहीं चलाया। बल्कि उन्होंने तो जब मीडिया के ऊपर और सोशल मीडिया के ऊपर, एक्चुअली तो सोशल मीडिया के ऊपर ये खबर आई, हमारे दोस्त अहमद नूरानी साहब ने एक बड़ी दमदार किस्म की इन्वेस्टिगेशन की, जिसके बाद ये सारा स्कैंडल सामने आया। तो सोशल मीडिया के असरात जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर पहुंचे और मेन स्ट्रीम मीडिया ने उस खबर को नहीं चलाया। मेन स्ट्रीम मीडिया में आसिम बाजवा साहब हमारे दोस्त काशिफ अब्बासी साहब के प्रोग्राम में आए ARY पे और उन्होंने अपनी वजाहतें दी। सवाल जवाब नहीं हुआ वहां पे, जिस तरह जिसे कहते हैं ग्रिलिंग क्वेश्चन, और वो गायब हो गए। अच्छा, और फिर हुआ ये कि आसिम बाजवा साहब ने इस्तीफा देने की कोशिश की कि मैं इमरान खान साहब को इस्तीफा दे देता हूं, और इमरान खान साहब ने वो इस्तीफा वापस करके कहा कि आप कंटिन्यू करें अपनी इस जॉब पर। वो सरबराह थे सी पैक अथॉरिटी के, उनको कहा कि आप जारी रखें। फेडरल मिनिस्टर, ऑलमोस्ट फेडरल मिनिस्टर थे, उनको पर्क्स एंड प्रिविलेजेस मिलती थी। तो ये इमरान खान साहब ने किया। और मौजूदा हुकूमत जो शहबाज शरीफ साहब की है, इनसे आप क्या तवक्को करती हैं कि ये तहकीकात करेंगे? सवाल ही पैदा नहीं होता। शहबाज शरीफ साहब, बिल्कुल सवाल ही पैदा नहीं होता कि कोई ऐसा इकदाम करें जिससे जो 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 एस्टैब्लिशमेंट है या इवन मिलिट्री के एक छोटे से सेक्शन पे भी एक मनफी तासुर जाए या उनका इमेज खराब हो कि वो अच्छे बच्चे नहीं हैं।
आप सही कह रहे हैं, लेकिन साथ साथ ये भी है कि इन्होंने ही तो इस मलिक रियाज को भी छुपा रखा है, और मलिक रियाज को भी इसी किस्म की फैसिलिटीज दी हुई है कि वो सब कुछ करके, और कोई पकड़ धकड़ नहीं है, उनका होल्ड जो है वो मीडिया पर भी है और हर जगह पे कहा जाता है। मगर साथ साथ अभी जैसे फ्लड आए हैं एजाज, तो क्या लग रहा है कि गवर्नमेंट की क्या परफॉर्मेंस है, लोगों की मदद की जा रही है, क्या हो रहा है? आपने बड़ा बड़ा अहम सवाल उठाया है फ्लड्स के हवाले से। देखिए, फ्लड के बारे में हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया और हमारे टीवी एंकर्स कुछ प्रॉपरली नहीं बता रहे, या बता नहीं पा रहे, या शायद अगर बता रहे हैं तो लोगों को यकीन नहीं है। मुझे तो ये यकीन है कि बता नहीं पा रहे, जो थोड़ा बहुत मैंने टीवी देखा है। अब आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा इस वक्त पानी के अंडर है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये जो सैटेलाइट इमेजरी है, जो सैटेलाइट की पिक्चर्स हैं, वो कह रही हैं। और सैटेलाइट की पिक्चर देख के आपके अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल वो पाकिस्तान आ गए हैं। सैटेलाइट की पिक्चर देख के यूएस एड की जो एडमिनिस्ट्रेटर है समांथा पावर, वो पाकिस्तान में है। सैटेलाइट की पिक्चर देख के यूएई, सऊदी अरब, तुर्की, मुत्तहिदा अरब अमारात और बहुत सारे मुल्क वो आपकी पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के असरात जो रिसीव करने वाला टॉप 10 ममालिक में एक मुल्क सबसे ज्यादा जहां पर क्लाइमेट चेंज के असरात हो रहे हैं, पाकिस्तान 5वें या 7वें नंबर के ऊपर है। तो दुनिया देख रही है, यहाँ पर बड़ी तबाही हो रही है। अभी ये जो मरहला है ये 3 पॉइंट्स के ऊपर है। एक है रेस्क्यू, पहला नंबर अभी रेस्क्यू हो रहा है। इसके बाद होगा रिलीफ। रिलीफ का प्रोसेस शुरू होने वाला है और कुछ जगहों पे शुरू हो गया है। और रिलीफ के बाद एक लंबा अमल है रिहैबिलिटेशन, जिसे बहाली कहते हैं। तो रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन, ट्रिपल आर है ये। और अभी मैं कहूं कि मुकम्मल रेस्क्यू नहीं हुआ, और रिलीफ का अमल कुछ जगहों पे शुरू हो गया और कुछ जगहों पे अभी शुरू होना है। तो अभी ये जो अमल है, ये बड़ा टीडियस है, बड़ा तकलीफदेह है। और अमेरिका तो ये कह रहा है कि $160 मिलियन, अक़वाम मुत्तहिदा ने इब्तदाई सर्वे में कहा है कि $160 मिलियन का नुकसान हुआ है। लेकिन मुझे लगता है कि ये नुकसान कहीं ज्यादा हुआ है। बिल्कुल, लेकिन ये लोग काबू पा सकेंगे? गवर्नमेंट इसमें एक्टिव है या आपको लग रहा है कि नहीं पहुंच पा रहे लोगों तक? मेरा नहीं ख्याल कि अभी गवर्नमेंट के पास इतनी कैपेसिटी भी है। आप देखिए ना, सिंध में गवर्नेंस का भी एक इशू है, बलोचिस्तान में गवर्नेंस का एक इशू है। और अगर वो इशू ना भी हो तो गवर्नेंस हो भी तो कैसे हो? क्योंकि जिन अदारों ने गवर्नेंस करनी है, डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर ने, इंतजामिया ने, पुलिस ने, वो खुद तो पानी में डूब गए। तो वो कैसे करेंगे? इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, तो और इकोनॉमी वो पहले से डूब रही है। तो ये बड़े 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 इश्यूज हैं, बड़े बड़े मिसाइल हैं। बिल्कुल सही, लेकिन खैर हम यही दुआ करते हैं कि जल्दी पाकिस्तान इस प्रॉब्लम से निकल आए। लास्ट में एजाज, मैं बस आपसे पूछना चाहूंगी कि टीटीपी के अटैक्स भी हम देखते जा रहे हैं कि बार बार किए जा रहे हैं अफगानिस्तान साइड से। आपको क्या लग रहा है कि क्यों हमारी फोर्सेस जो हैं वो उनको रोक नहीं पा रही हैं, और ये कब तक ये सिलसिला इसी तरह चलेगा, और क्यों हम लोग इतने कमजोर नजर आ रहे हैं? कहा जाता है कि 15,000 लोग हैं सिर्फ टीटीपी के पास, अगर मतलब सही है तो, तब भी आरजू हम हार रहे हैं। आरजू, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैं आपको कहूंगा कि एक अलग से शो रखें। मैं एक लाइन में क्या आपको बताऊं और क्या क्या रोना रोए। इस वक्त गुज़िश्ता 8 महीने से एवरेज एक माह के अंदर केपीके के बाज़ अजला में 35 अफराद एवरेज मर रहे हैं। उनमें से सबसे ज्यादा 15 जो है वो पुलिस वाले हैं। हर महीने जो 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 शहीद हो रहे हैं, 5-7 फौजी जवान वो भी शहीद होते हैं। और बाकी जो है वो सिविलियंस हैं जो वो शहीद हो जाते हैं। जो केपी के जो इमीडिएट रिसीव करती है ये हीट, वहां पे पुलिस डरी हुई है, परेशान है, क्योंकि वहां पर हुकूमत जो है वो ऑनरशिप नहीं ले रही। मरकज की हुकूमत वो भी ऑनरशिप नहीं ले रही। तो बहुत बुरी सूरत हाल है। ये बड़ी लंबी बातें करने की हैं, मैं अब आपको क्या बताऊं। सैलाब ने तबाही कर दी हुई है, इकोनॉमी ने तबाही कर दी हुई है, और टेररिज्म ने भी तबाही कर दी हुई है। और टेररिज्म इज वन ऑफ द रीजंस
सिक्योरिटी इज वन ऑफ द रीजंस कि आपके मुल्क में ये जो ज़िमनी इंतखाबात मुअत्तल हुए, सैलाब के साथ सिक्योरिटी और टेररिज्म भी वो वजह थी, जिसकी वजह से वो ये जो इंतखाबात हैं वो मुलतवी हुए। लेकिन हम ही तो सपोर्ट कर रहे थे, हम ही ने तो कहा था कि जी इनको तो तालिबान आ जाएंगे तो वो काबू कर लेंगे टीटीपी को, ऐसा क्यों नहीं हो पाया फिर? ये देखें, ये जो सपोर्ट कर रहे थे वो गलत सपोर्ट कर रहे थे, उनको अब एहसास हो रहा है, पता नहीं हो भी रहा है या नहीं हो रहा मुझे तो नहीं पता, लेकिन उस वक्त भी हम कह रहे थे ये गलत है, आज भी हम कह रहे हैं ये गलत है, और कल भी कहते रहेंगे कि आप अगर आग से खेलेंगे तो आग आपके घर को भी लग सकती है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया एजाज का, आज आपने ज्वाइन किया, और हम जरूर टीटीपी पे एक फुल आपके साथ बातचीत रखेंगे ताकि लोग समझ सकें कि क्या हो रहा है, क्योंकि बार बार इस किस्म की न्यूज आती है जो काफी डिस्टर्बिंग है और ऐसा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच, क्या जा पाए, बहुत शुक्रिया।